केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा को लेकर यमन से एक बड़ी खबर आ रही है। निमिषा को 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन अब खबर है कि निमिषा की फांसी की जो सजा है वो टाल दी गई है। निमिषा को यमन में अपने बिजनेस पार्टनर तलाल आब्दो मेहदी के कत्ल के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है और उनका परिवार उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं, निमिषा की मां प्रेमा कुमारी अपनी बेटी निमिषा को बचाने की कोशिश में यमन में है और उनकी कोशिशें अब रंग भी ला रही हैं। प्रेमा कुमारी अपनी बेटी को बचाने की मुहिम के तहत पिछले साल भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन के बाद अप्रैल 2024 में यमन पहुंची थी और इतने दिनों में सिर्फ वो 2 बार ही अपनी बेटी से मिल पाई हैं। निमिषा की मां ने हाल ही में बीबीसी तमिल को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बेटी से जुड़े कई ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि निमिषा से अपनी पहली मुलाकात जब जेल में हुई तो उसका जिक्र किया। मुलाकात से पहले निमिषा ने जेल प्रशासन के जरिए परिवार को एक मैसेज भेजा था। मैसेज को लेकर प्रेमा कुमारी ने कहा कि उसने हमें मैसेज किया, लेकिन ताज़ा फैसला यानी कि जो फांसी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया। संदेश में उसने सिर्फ हमारा हालचाल पूछा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं फैसले को लेकर चिंतित हूँ, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। निमिषा की माँ को उसकी फांसी की सज़ा के बारे में सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम से पता चला है, जो पिछले 7 सालों से, आपको बता दूं, निमिषा को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। निमिषा को बचाने के लिए जेरोम की मदद से अक्टूबर 2020 में सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल का गठन भी किया गया था। निमिषा से अपनी मुलाकात को लेकर निमिषा की जो मां है वो कहती हैं, मैं निमिषा से 12 साल बाद मिली थी। 23 अप्रैल को दूतावास के अधिकारियों के साथ मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन मुझे ये भी डर था कि बेटी से मेरी मुलाकात हो पाएगी या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उसके साथ और 2 लोग आए थे और सभी ने एक जैसे कपड़े पहने थे। मुझे देखते ही वो दौड़कर आई और गले लगकर रोने लगी, लेकिन फिर लोगों ने हमें समझाया, हमें चुप कराया, चुप रहने को कहा। मैं 12 साल में पहली बार उससे उस वक्त मिली थी। मैं मर भी जाऊं तब भी वो पल नहीं भूलने वाली। मुलाकात के वक्त निमिषा ऐसे दिखा रही थी जैसे वो खुश है। सोमवार को ही निमिषा प्रिया मामले में आपको बता दूं कि एक याचिका है, उस पर सुनवाई की गई, जिसमें केंद्र सरकार को भारतीय नर्स को बचाने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते के इस्तेमाल का निर्देश देने की मांग की गई थी। लेकिन निमिषा के परिवार की तरफ से ये जो याचिका है वो दायर करने वाले वकील सुभाष चंद्रन के आर, उन्होंने कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द डिप्लोमेटिक रास्ते की तलाश की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल आए थे, जिनका नाम है आर वेंकटर माणी, उन्होंने कहा कि यमन पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है और हूतियों को भारत सरकार मान्यता नहीं देती, जिससे सरकार इस मामले में एक हद से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। यमन 2024 से ही, आपको बता दूं, कि गृह युद्ध की चपेट में है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यमन की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार कुछ खास नहीं कर सकती। यमन की सरकार को हम कूटनीतिक तौर पर मान्यता नहीं देते हैं। एक हद तक भारत सरकार जो कर सकती है हम वो कर चुके हैं। यमन दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से जैसा नहीं है। हम सार्वजनिक रूप से हालात को जटिल नहीं बनाना चाहते थे, हम निजी स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। वहीं वकील सुभाष चंद्रन के आर ने कहा कि आखिरी वक्त में भी निमिषा प्रिया का परिवार और उनके समर्थक पीड़ित के परिवार से जो है ब्लड मनी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ताकि शरिया कानून के तहत निमिषा प्रिया को माफ किया जा सके। आपको बता दूं, यमन में जो हूती सरकार है, जो हूती है, जो सरकार वहां चला रहे हैं, वो लोग शरिया कानून मानते हैं, यानी कि इस्लामिक कानून का पालन करते हैं। अब इस्लामिक कानून के मुताबिक पीड़ित या उसका परिवार ये तय कर सकता है कि अपराधी को क्या सजा दी जाए। यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो इसकी सजा मौत है, लेकिन अगर पीड़ित का परिवार चाहता है तो वो पैसे लेकर अपराधी को माफ कर सकता है। तो ऐसा करने को जो है ब्लड मनी कहा जाता है और इस्लामिक कानून में इसे दया किया जाता है। निमिषा के मामले में महदी के परिवार से बातचीत शुरू करने के लिए ही अब तक भारतीय दूतावास के जरिए तकरीबन $40,000 दिए जा चुके हैं। महदी के परिवार को निमिषा प्रिया के परिवार की तरफ से $10 लाख यानी कि 8.6 करोड़ रुपए ब्लड मनी के तौर पर ऑफर किया गया है। वैसे
ये पूरा केस जो है ना वो शुरू होता है 17 साल पहले, साल 2008 में, जब केरल के पलक्कड़ की रहने वाली जो निमिषा है वो अपनी गरीब माँ को सहारा देने के लिए उनकी जो थोड़ी तकलीफें थी उसे कम करने के लिए यमन जाती है नौकरी करने। अब निमिषा को राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी भी मिल गई थी और फिर 2011 में वो शादी के लिए केरल वापस आती है। उसकी शादी टॉमी थॉमस से हुई और शादी के 1 महीने के बाद दोनों पति पत्नी यानी कि टॉमी थॉमस और निमिषा प्रिया यमन लौट जाते हैं। यमन में थॉमस को भी कम सैलरी वाली ही सही एक इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट की नौकरी मिल जाती है। 2012 में इसके बाद निमिषा ने अपनी बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद परिवार में आर्थिक दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। 3 लोगों का परिवार, कमाई किसी की ज़्यादा नहीं। अब बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई तो थॉमस ने यार साल 2014 में अपनी बेटी को लेकर वापस वो केरल लौट आया। निमिषा ने यमन में रहकर ही नौकरी जारी रखने का फैसला किया। ये वही दौर था जब यमन में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई थी। पति बेटी से दूर निमिषा ने फैसला किया कि वो ज़्यादा पैसा कमाएगी और अपना खुद का एक क्लिनिक खोलेगी ताकि पति और बच्चे को वापस जो है यमन बुला सके और उनके साथ रह सके। लेकिन इसके लिए उसे एक स्थानीय पार्टनर की ज़रूरत थी, क्योंकि यमन का जो कानून है वो कहता है कि अगर आपको यमन में कोई बिजनेस करना है अपना, तो उसमें किसी विदेशी को अगर कोई नया काम खोलना है, बिजनेस करना है, तो वहाँ का एक लोकल पार्टनर ज़रूरी है बिजनेस शुरू करने के लिए। इसी दौरान निमिषा महदी के संपर्क में आई। असल में निमिषा ने महदी की जो पत्नी थी उसकी डिलीवरी कराई थी और इसी वजह से उसकी जो थोड़ी जान पहचान थी वो मेहदी से थी। मेहदी के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने से पहले 2015 में वो अपनी बेटी से मिलने भारत आई थी। अब कहते हैं इसी दौरान महदी भी निमिषा के साथ भारत आया था और कथित तौर पर उसने उसी दौरान निमिषा की कुछ शादी की तस्वीरें थी उन्हें चुरा लिया। निमिषा ने दोस्तों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया और तकरीबन 50 लाख रुपए उधार लेकर जमा किए ताकि वापस लौट के यमन में वो बिजनेस शुरू कर सके, अपनी क्लिनिक खोल सके। फिर वापस लौट कर उसने अपना क्लिनिक खोला भी। निमिषा के वकील ने इस पूरे मामले में साल 2016 में कोर्ट में कहा था कि क्लिनिक खोलने के कुछ वक्त के बाद महदी ने निमिषा का शारीरिक शोषण शुरू कर दिया और क्लिनिक के डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर भी करी। उसे अपना बताने लगा। उसने निमिषा का पासपोर्ट भी ले लिया जिससे वो वहाँ से भाग न सके, क्योंकि क्लिनिक में अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो गई थी। अब निमिषा ने महदी के खिलाफ सना पुलिस में उस वक्त शिकायत दर्ज कराई थी, मगर महदी ने निमिषा की जो शादी की फ़ोटो थी जो चुराई थी उसकी तस्वीरों को छेड़छाड़ किया उस तस्वीर में और उसने थॉमस की जगह अपनी फ़ोटो उस तस्वीर में लगवा ली और पुलिस को बताया कि निमिषा उसकी पत्नी है। इसके बाद सना पुलिस ने निमिषा को ही 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया था। अब जेल से छूटने के बाद निमिषा पर मेहदी के जो शारीरिक और मानसिक अत्याचार थे वो काफ़ी बढ़ गए। वो ड्रग्स के नशे में निमिषा से खूब मारपीट करता। साल 2017 में निमिषा ने उसे बेहोशी की दवा देकर अपना जो पासपोर्ट है वो हासिल करने का एक प्लान बनाया, लेकिन दवा ने अपना कुछ काम खास किया नहीं। बेहोशी की जो दवा थी, क्योंकि मेहदी जो था वो ड्रग्स लेने का आदी था, इसलिए दवा जो थी बेहोशी की वो ज़्यादा असर कर नहीं पाई। दूसरी कोशिश में निमिषा ने बेहोशी की जो दवा थी उसका डोज थोड़ा बढ़ा दिया। अब नशे का आदी महदी इस बढ़े हुए डोज की वजह से उसकी जो बॉडी है वो कोलैप्स हो गई, जिससे मिनटों में ही महदी की मौत हो गई। महदी की मौत से घबराए निमिषा ने उसके टुकड़े किए और फिर उन्हें अंडरग्राउंड वाटर टैंक में डाल दिया। वहां से वो फरार हो गई। अब महदी की बॉडी मिलने के बाद निमिषा की तलाश शुरू हुई और 1 महीने के बाद उसे सऊदी यमन बॉर्डर से पकड़ लिया गया। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। सज़ा के खिलाफ यमन की सुप्रीम कोर्ट ने अपील की गई, लेकिन 2023 में वो अपील खारिज हो गई। इसके बाद जो मामला था वो यमन के राष्ट्रपति रशद अल आलिमी के पास पहुंचा और उन्हें भी निमिषा की फांसी की जो सज़ा है उन्होंने बरकरार रखते हुए 30 दिसंबर 2024 को पिछले साल अपना फांसी के फैसले पर साइन कर दिया। हालांकि अब उसकी जो मौत की सज़ा है वो टल दी गई है। फिलहाल इस केस में इतना ही, लेकिन इस केस पे जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन निमिषा प्रिया केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।